थोड़ा विधायक जी को बढ़ा दीजिएगा तो। सचिवालय डीएसपी सजा दिला देंगे। घर मांगे हमारी क्या मांगा आपने मार दी है, ठीक है मार ली सर। हम लोग भी आती तो बने, हम फांसी पे चढ़ा दो सर। करेंगे। देखिए पापी को सजा मिलेगा, जो पाप किया है वो बख्शा मिल जाएगा। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात उस अनुसंधान की दिशा की करने जा रहे हैं जिसको लेकर पहले दिन से हम आशंका व्यक्त कर रहे थे कि ये मामला जो कहा जा रहा है, जो दिखाने की कोशिश हो रही है, उससे कहीं इतर तो नहीं है। और अब देखिए अनुसंधान किस दिशा में बढ़ गई है। पीड़िता के वस्त्र पर स्पर्म क्या मिला, एसआईटी पागल हो गया है। एसआईटी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। और अब हालात ये है कि जैसे राह चलते जो पकड़ा जा रहा है ना, उसी को लेकर जाकर डीएनए टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। कभी किसी भी वक्त अगर लड़की के आसपास कोई फटकता हुआ दिखा तो अब उसी का डीएनए टेस्ट करवा रहा है। 22 लोगों का डीएनए टेस्ट हो चुका है आज। और जो खबर आ रही है कि ये संख्या 100 पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब तक डीएनए मिलेगा नहीं तब तक मामला सुलझेगा नहीं। अब डीएनए पर सब कुछ टिक गया है। तो देखिए पीड़िता के मामा का एक दोस्त उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद किया। आज एसआईटी ने उसके साथ क्या हाल किया है जरा सुनिए। उसके मामा के जो दोस्त हैं उन्हीं की जुबान है। तो न तो जो गायत्री हैं या उनके परिजन हैं, इन दोनों से हमारा कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। हमारे यहाँ एक भैया रहते हैं, उनसे इन लोगों का परिचय था, गायत्री के परिवार वालों का। हाँ, तो उनके पीड़िता के उसका परिचय था। तो हम लोगों की गलती बस यही है कि जब इससे पूछा गया कि किस हॉस्पिटल में, किसी के माध्यम से किस हॉस्पिटल में, तो इसने बताया और जा करके भर्ती कराया। फिर जब इसने किसने बताया वो कौन है जिसके बारे में ये इनके गांव के, उनका भी लिया जा रहा है। जो पीड़िता है ना, उनके गांव के एक भैया थे, ठीक है ना। तो उनके थ्रू हम लोग का परिचय था। तो उन्होंने पूछा कि पटना में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, तो इसने बताया, ठीक है ना, कि यहाँ जाकर के और जाकर के भर्ती करवा के ये 2-3 लोग गए थे। और जब इनके परिजन आ गए तो उनको सुपुर्द करके ये लोग निकल गया। अब यही मदद करने को अगर गुनाह कहा जाता है सर, तो यही गुनाह हम लोग से हुआ है। और हमारे भाई को जाकर के जैसे ही पता चला कि पूछताछ किया जाएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि न्याय मिले। तो हम अपने भाई को ले जा करके ये ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में ले गए, इन लोग को सुपुर्द कर दिए। और हम लोग को इसके बाद ये बोले कि आप चलिए चित्रगुप्त नगर थाना में नॉर्मल पूछताछ करनी है। जब हम वहाँ थाना गए तो हम इन लोग से पूछते रहे कि हमारा भाई कहाँ है। ये लोग मैंने रात भर हमको नहीं बताया, रात भर उसको मैंने ठंड में ठिठुरा रहा मैंने ये लोग उसको रखे रहे और रात भर हम लोग को नहीं बताया गया सर। और ज्योतिपुंज हॉस्पिटल जाकर आप पूछ सकते हैं, बोरिंग रोड। उसका भी डीएनए लिया गया? उसको भी, हाँ सर, उसका भी लिया जा रहा है। अब बताएंगे अब ये हम नहीं जानते, हम अपने भाई के बारे में जानते हैं। अब बताइए इस तरह की स्थिति में सर कोई किसी का, हमारा बस यही गुनाह है कि मदद करने के लिए आया था, कोई मदद भी करेगा हमको। क्या करता है? क्या ज्योतिपुंज में वो ये ओटी असिस्टेंट है, ओटी असिस्टेंट काम सीखता है, छोटा मोटा काम करता है। क्या नाम है? रोशन नाम है। और इन लोगों से कोई हमारा परिचय नहीं है सर, कहीं भी, मतलब हमारा कोई इन लोग से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा बिट्टू नाम है। क्या पुलिस फंसाने की कोशिश? फंसाने का तो नहीं, लेकिन अनावश्यक परेशानी जिस चीज से हमारा काम करता है, छोटा मोटा काम करता है। बताइए हॉस्पिटल वाला रोज कभी आज आइए, कभी एक दिन रात भर बिना मतलब के मैंने उसको रख लिया गया,
और आज भी बुलाया गया है, तो बिना मतलब के उसको परेशान किया जा रहा ऐसा है। नहीं लगता कि अब मदद करने से भी कोई पीछे हटेगा? बिल्कुल, हम तो नहीं करेंगे। या जो भी इसमें मतलब ये लोग हैं जिन लोगों को बिना मतलब के परेशानी हो रही है, आज तक हम लोग बहुतों मदद किए थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं आप ही से पूछता हूं कि अगर आपके साथ कभी कोई आए, कोई आपसे माने दूर का आदमी सजेशन मांगे कि किस हॉस्पिटल में, तो आप नहीं बोलिएगा। तो इसी का सजा हम भुगत रहे हैं ना। क्या नाम हुआ? पटना पुलिस पर से भरोसा उठ गया क्या आपका मदद के नाम पर? मदद के नाम पे ये अब समझिए कि निर्दोष को जब बिना मतलब के परेशान किया जाए, उसको, ये तो अपहरण हुआ ना। कि आप किसी को मान लिया, किसी को अगर नहीं, आप अगर रिमांड पर किसी को ले रहे हैं, किसी से मदद ले रहे हैं, और सामने वाला जो परिजन है सहयोग कर रहा है, और उसको आप जैसे इन्होंने लाया था उसको पकड़ के, तो ये बताइए आप ही लोग, हमको जानने का हक है कि नहीं कि आप हमारे भाई को लेके आए हैं कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नाम हुआ? जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रात भर, सुबह फिर हमको फोन आया उधर से, और सुबह 2:30 बजे हमको छोड़ा गया है उसको। क्या नाम हुआ? हमारा बिट्टू नाम होगा। सुन लिए, क्योंकि अब एसआईटी के पास देखिए जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है या फिर जो एविडेंस है, वो सारे एविडेंस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्य विपरीत दिशा में है। एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट। हॉस्टल में जो सीसीटीवी लगा हुआ है, हॉस्टल में जो हॉस्टल के आसपास जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिन सीसीटीवी की चर्चा परिजन द्वारा की जा रही है कि मकान मालिक की तरफ से जो सीसीटीवी लगा हुआ है, उधर से कोई गुप्त दरवाजा है, सारी जगहों पर खाक छान चुका है एसआईटी की टीम। और तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज की जांच के बावजूद भी हॉस्टल में कुछ हुआ है पीड़िता के साथ, ऐसा कोई सबूत मिल ही नहीं रहा है। और अब दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने आ गई, कपड़ा के टेस्ट में स्पर्म आ गया। तो जो परिस्थिति जन साक्ष्य है, जो घटना स्थल पर जो मौजूद साक्ष्य है, उसके ठीक विपरीत साक्ष्य आ रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में। पूरा पुलिस महकमा पगलाया हुआ है। एम्स के डॉक्टर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसा हो सकता है। अरे 10-20% का अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट आ रहा है वो परिस्थिति जन साक्ष्य है, वो उसमें अगर 10-20% का अंतर रहे तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य जो मौजूद है, या वो भी कहिए कि जो एक बड़ा साक्ष्य है सीसीटीवी, जिस सीसीटीवी में कहीं से कोई छेड़छाड़ की बात आ ही नहीं रही है। सिर्फ हॉस्टल का ही नहीं, हॉस्टल के अगल बगल का भी सीसीटीवी का सारा फुटेज खंगाला गया है, कहीं से कोई एंट्री दिख ही नहीं रहा है। तो फिर अंतिम कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसको लेकर एम्स के 5 सदस्यीय डॉक्टर भी हैरान है, परेशान है कि क्या दिया जाए, क्योंकि दोनों साफ डिफरेंट दिख रहा है। आज इसी बात को खंगालने के लिए हमारी बातचीत उस हॉस्टल का जो संचालिका है वो नहीं है, जो केयर टेकर है, जो 24 घंटे हॉस्टल में रहती है, उस महिला से बात हुई है। वो महिला क्या कह रही है, क्या घटित हुआ उस दिन, और अस्पताल में इलाज के दौरान क्या क्या बातें हुई हैं, उस बात पर अगर गौर आप करेंगे तो आपको लग जाएगा कि इस घटना को लेकर परिवार की क्या भूमिका है, माँ बाप की क्या भूमिका है, मामा और मामा के दोस्त की क्या भूमिका है, और अस्पताल वालों की क्या भूमिका है। कम से कम इस बातचीत में एक कंक्लूजन पर तो आप पहुंच जाएंगे कि जो कुछ कहा जा रहा है ना, उसका ठीक विपरीत एविडेंस वहां मौजूद है। और क्या है वो एविडेंस, जरा सुनिए। हॉस्टल संचालिका जो केयर टेकर के रूप में वहां रह रही है, संचालिका तो कोई और है, जो महिलाएं रह रही हैं, वो महिला क्या कर रही है, एक एक बात गौर से सुनने की जरूरत है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और इस महिला के बयान में ढेर सारी समानता है, लगभग 99% समानता है, लेकिन जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है वो और सीसीटीवी फुटेज और इस महिला के बयान में कहीं दूर दूर तक समानता नहीं है। इसलिए आने वाले समय में यह केस एक अलग रूप ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए, और ये बड़ा खुलासा है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे कि आखिर वहाँ
उस दिन उस रात को हुआ क्या है। मेरी भी बच्ची है सर, सही बात है आपका भी कहना। सर वो हमको 6 तारीख को 3:43 के लगभग हमको उस बिल्डिंग से फोन आया, जो वहाँ 24 घंटा जो वार्डन रहती थी उसने हमको कॉल की। कौन किया कॉल? कौन? चंचल। हाँ, क्या बोली? बोली कि बच्ची दरवाजा नहीं खोल रही है। बच्चा नाश्ता ली थी तो बोली नहीं, सुबह में भी जैसे वो डायरेक्ट हमको बोली कि आइए ना, बच्ची दरवाजा खोल नहीं रही है जी। हम वहाँ गए तब हमको पता चला कि बच्ची 5 को आई थी, तो बच्ची खाना भी नहीं खाई थी रात में, सुबह में नाश्ता भी कतो नहीं ली थी, क्योंकि हम दूसरे ब्रांच में रहते थे सर, जो सच्चाई है एकदम हकीकत बोल रहे जी जी। तो हमको उस टाइम पता चल फोन की कि बच्ची गेट नहीं खोल रही है। तो हम यहाँ से गए अपने ब्रांच पर से वहाँ हमको जाते जाते वहाँ वो भी गार्ड को भी फोन की, एक बगल में बॉयज हॉस्टल है, वहाँ गार्ड को फोन की कि गार्ड जी थोड़ा सा आइए ना, आप टेंशन हो सके आप आवाज दीजिएगा तेज से। तो वहाँ बर्तन वर्तन लाने खाना पहुँचाने पे जाते हैं और उसके बाद खाना रखते हुए चले जाते हैं बॉयज हॉस्टल में। तो गार्ड वहाँ बर्तन लाने के लिए गए थे, फोन भी की, हम भी गार्ड को फोन किए। हाँ हम तो आपको कॉल आया तो उसके बाद आप वहाँ गए, ठीक क्या हुआ फिर? हम वहाँ गए, आगे आगे गार्ड और पीछे पीछे हम गए, गेट खुला, आवाज दिया, खिड़की से पानी झोंका, बच्चा नहीं जगा। उसके बाद पतला सा गेट था, बाबू बाबू करते करते गेट के पीछे को छोड़ा, कुंडी खुला, कुंडी अंदर से लगा हुआ था। उसके बाद देखे और भी हॉस्टल की बच्चियां लोग भी थी, वहाँ के वार्डन थी, हम भी थे। उसके बाद बच्चा बेड पर बेहोश। क्या? तो हम भी बच्चा को मुंह पे पानी डाले। उसके बाद नहीं कुछ बोली तो हम गार्ड के बोले कि बच्चा को उठाइए, देखिए नहीं, जल्दी से बच्चा को लेकर हॉस्पिटल चलो। आधा शरीर हम अपना गोदी में, आधा वैसे दोनों मिल के दौड़े दौड़े हम डॉक्टर शाहजहान के पास लेके आए हैं। उस टाइम वही सर बैठे हुए थे चैम्बर में, वही आगे देखे, बोले कि 2 घंटा तक बच्चे को ट्रीटमेंट स्टार्ट किए और बोले कि 2 घंटा तक बच्चा रिकवरी होता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम बच्चा को रेफर करेंगे। बच्चा को ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया सर। उसके बाद हम लगातार मम्मी पापा को फोन लगाते जा रहे थे। किसके मम्मी पापा को? बच्ची को। अच्छा ठीक। बच्ची का पापा का नंबर मेरे मोबाइल में सेव था। ठीक है, तो डॉक्टर शाहजहान जी के यहाँ उनको कितना देर रखी हैं आप लोग एडमिट? देखिए सर, लगता है कि लगभग 2.5 घंटा प्लस ही रह गई होगी। जैसे हम मम्मी पापा को उसको फोन लगाते रहे। बच्ची मेरे यहाँ 3 साल से रह रही थी, जो नंबर मेरे पास मम्मी का था वो भी नंबर लगा रहे थे मम्मी को, पापा का नंबर भी सेव था, पापा को भी लगा रहे थे। पापा का फोन नहीं लग रहा था, नेटवर्क से बाहर बता रहा था, मम्मी के नंबर पर रिंग हो रहा था, नहीं उठा रही थी। फिर लास्ट में उस नंबर से हमको उधर से बैक कॉल आया कि आपने इस नंबर पर कॉल करे, तो हाँ जी आपका तबीयत बच्ची को खराब है जी। तो उसने बोले कि नहीं ये नंबर धनबाद से हम बोल रहे हैं, आपका रॉन्ग नंबर है। बाद में पता चला उसको मम्मी से कि मेरा सिम बंद हो गया है, तो हमको पता नहीं। उसके बाद तुरंत हम उधर उसको पापा मम्मी को लगा रहे थे, हम अपना ऑनर को भी फोन लगा रहे थे। हम इस पर फोन लगा के देखें तो पापा को अगर फोन लगता है तो बोले हाँ ठीक है लगा के देखिए, दिक्कत क्या है। जैसे कि उनको अगर और कोई नंबर हो तो मिल जाए बच्चे को, पेरेंट्स को जानकारी। तो उनको पास फोन गया तो पापा भी फोन किए उसको, पापा को सर आपको जाइए जल्दी पटना, आपको बच्ची तबीयत खराब है। उनको मैसेज मिला। उसके बाद हमारे पास फोन आना स्टार्ट हो गया। उसको मौसी का भी, नानी का भी, मम्मी का भी, पापा का, सबसे बात हुआ पेरेंट्स। उसके में उसको एक मेरा या मौसेरा भाई, एक 14-15 बरस के लड़का आया। बच्चा वही पढ़ता था, हम नहीं पहचानते थे। बच्चा कुछ नहीं बोला, बच्चा देख रहा था पेशेंट को। उसके बाद उसको मामा बोले कि हम अपना एक दोस्त को भेज रहे हैं। दोस्त के मामा को आने के देरी की वजह से बच्चा आधा घंटा और वहाँ रहना पड़ा, क्योंकि बच्चा को 4 बोतल पानी चढ़ चुका था सर, 5वां बोतल पानी लग गया था लड़की को। वहाँ जब सर बोले, देखिए बड़े वाला सर भी आए फिर अपने सर सहजानंद उतना देर में, उसने बोले कि मेरे पास आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, आईसीयू में जल्दी थे जो सेंट्रल हॉस्पिटल। सर ने एम्बुलेंस भी मंगा दिए, लेकिन बच्चे को मामा का था कि नहीं, जब तक मेरा दोस्त जा रहा है दानापुर से 10 मिनट रोकिए, 5 मिनट रोकिए, आधा घंटा तक एम्बुलेंस भी रुकी रही। उसके बाद उसको मामा जी आए, तब एम्बुलेंस से ले गए। बोले कि नहीं हम सेंट्रल हॉस्पिटल नहीं जानते। हमको पूछे कि आप जानते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल के बारे में? जी नहीं हम नहीं जानते हैं सर यहाँ से रेफर कर रहे हैं। तो उसने बोले कि मेडिवर्सल ले जाएंगे। मुझे ठीक है। कौन बोला ये बात, मेडिवर्सल ले जाएंगे? मामा का दोस्त।
गरीब आदमी दो पैसा कमाने खाने वाले हैं सर। मेरी भी बेटी है सर, ऐसी बात नहीं है कि हम बिना बाल बच्चा वाला आदमी है सर। मेरी भी बेटी है सर, और उस बच्चे को हम 3 साल से रखे थे सर। रात में जितना उसको मम्मी रोती थी उतना हम भी रोए हैं सर। बच्चा को क्या हो गया है आखिर, समझे? मेरी भी बेटी है सर, ऐसी नहीं। और उसका मामा थे, एक और उसका मौसेरा जो भाई था जो था, और एक और कोई फ्रेंड थी जो कि हम उसको नहीं पहचानते थे। मुन्ना चौक में वो लोग उसको मम्मी जैसा बता रही थी कि लोग बचपन से साथ में पढ़ी है। तो वो लड़की इतना लोग हम लोग से वहाँ लेके गए थे प्रभात मेमोरियल में। वहाँ ले गए सर, ट्रीटमेंट किए स्टार्ट, सब कुछ लिखे पढ़े, पूछे कहाँ से आई है कैसे आई है देखें। उसके बाद सर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। उसी बीच में उसको मम्मी पापा भी आ गए, मामा जी भी आ गए, सब कोई आ गए प्रभात मेमोरियल में। डॉक्टर सतीश सर लड़की के पापा को बोले थे बाहर कैंपस में बुला करके, देखिए सर आपका बच्ची हॉस्टल में बेहोश आई है, आप एक थाना में आवेदन दे दीजिएगा। जो हमको 90% उम्मीद है कि आपके बच्चा कुछ नशीला पदार्थ खाई है, चाहे कफ सिरप हो, नींद की दवाई हो, इतना बोल करके और सर चले गए। और फिर 7 तारीख को जब सुबह हुआ तो उसको मम्मी बार बार रिपीट कर रही थी ना कि हमारे बच्चे को कुछ काट तो नहीं लिया है, मेरा बच्चा को कुछ काट तो नहीं लिया है। तो मैडम उसको मामी भी बोली कि नहीं वैसा जगह तो नहीं है, तीसरा तल्ला पर बच्ची रहती है, सब कुछ साफ सुथरा है। फिर हम वहाँ से फोन किए, वहाँ जो 24 घंटा रहती थी चंचल, उसको हम फोन किए कि चंचल तुम एक बार जाना है, कोई लड़की को साथ में ले लेना, मेड आ जाती है उसको भी ले लेना, झाड़ झाड़ के कपड़ा बच्चा को देखना, कहीं होगा कुछ काट के अगर बैठा हुआ होगा तो निकल जाएगा, शक मिट जाएगा पेरेंट्स का। तो वहाँ फोन किए तो मेड भी उतना में आ गई थी सफाई वाली। तो एक मेरी वहाँ जो स्टाफ चंचल है जो मेड सफाई करती है आंटी जो, और एक हॉस्टल की बच्ची, तीनों मिलके रूम को झाड़ झाड़ सफाई कर रही थी बेटी इस तरह को। तो उसी दरमियान 5 पत्ता टेबलेट का रेफर मिला। तो उस लड़की ने ही सर्च की मोबाइल पे, तो उसने बताई कि ये नींद की दवाई है। तो उसको मामा को इन्फॉर्मेशन की, तो मामा आके रेफर लेके चले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वहाँ जाके हमको दिखा, हम बोले कि सर गए तो रेफर लाए हैं? तो बोले हाँ लाए हैं। तो हमको 3 ही पत्ता का रेफर दिखाया वहाँ हॉस्पिटल में। तो बच्चे के रूम से वो रेफर मिला है ना? जी हाँ, दवाई का 50 टेबलेट का रेफर मिला, उसमें एक भी टेबलेट नहीं था।